अमन के साथ खड़ी खड़ी आयशा भी प्राची की ये हरकत देखकर और उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान थी। उसे तो लगा था कि अब प्राची बहुत कमजोर लड़की बन गई होगी जो अमन के ना होने पर रोती होगी, लेकिन आज प्राची का ऐसा रिएक्ट देखकर अमन और आयशा दोनों ही हैरान थे। आयशा अमन को देखकर बोली, कितनी बदतमीज हो गई है ये, छोड़ो हमें क्या लेना देना, चलो। इतना कहकर अमन और आयशा दोनों ही वहाँ से चले गए। युग भी प्राची को लेकर आ ही रहा था। वो प्राची को देखकर बोला, तुमने क्यों रोका मुझे? वो तुमसे ऐसी बदतमीजी करता रहता है, जब चाहे तुम पर उंगली उठाता रहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले तो मेरा कोई हक नहीं था, लेकिन अब तो तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और तुम पर कोई इल्जाम लगाए या तुम पर उंगली उठाए, ये सब मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। अरे युग, कूल डाउन, हमें उनसे क्या लेना देना, उन्हें जो करना है करने दो। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। वो आयशा के जाल में फंसता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कब कह रहा है। हम अगर उसकी छोटी छोटी बात पर नोटिस करेंगे तो हम परेशान होते रहेंगे, तो उसे तो मजा आएगा ना कि हम उसकी बातें सोचकर परेशान हो रहे हैं। प्राची ने जवाब दिया तो युग शांत रहा। उसने प्राची को कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि प्राची से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वो समझता कि प्राची जो कह रही है वो सही भी है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है ना। हाँ, वो सब कुछ जानता था कि अमन जो भी कह रहा है सब झूठ है। उसे पता था कि अमन सारी सच्चाई जानता ही नहीं है, इसीलिए तो यूं प्राची पर जब चाहे उल्टे सीधे इल्जाम लगाता रहता है। थोड़ी देर बाद वो घर पर पहुंचे तो प्राची को ड्रॉप करके वो वहाँ से सीधे होटल चला गया। उसके पहुंचते ही उसकी माँ उसके पास आकर बोली, कल तुम घर नहीं आए, कम से कम बता कर तो जाया करो कि तुम कहाँ थे। मधु के घर पर ही रुका था तब से। अच्छा ठीक है, पर कम से कम फोन तो कर दिया कर। कब से मैं और तुम्हारी भाभी परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे भैया भी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं अभी। क्या भैया बाहर गए हैं? पर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें फोन ट्राई किया था पर तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा था, अब तुम्हें कैसे बताता? हाँ ये भी तो है। कब गए भैया? आज मॉर्निंग में ही निकल गया था, मम्मी ने जवाब दिया। तो युग भाभी के पास आकर बोला, क्यों भाभी, भैया चले गए, मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं देवर जी, हमने तो आपको बहुत कॉल ट्राई किया था, लेकिन आपका नंबर ही नहीं लगता है। युग की भाभी स्मिता बोली, ओके कोई बात नहीं। भैया मेरे लिए कोई मैसेज छोड़कर गए हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है। भाभी की बात सुनकर युग अपने कमरे में चला गया। वो परेशान हो गया कि भैया यूं मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। फिर आज ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई जो उन्होंने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनकी कंपनी तो दिल्ली में ही है और कंपनी की दूसरी ब्रांच इंदौर में है। इसके अलावा तो उन्होंने कंपनी की ब्रांच कहीं और खोली ही नहीं। तो फिर भैया काम के सिलसिले में गए तो कहाँ गए, वो भी बिना बताए। उनके घर पर किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सोचकर युग काफी परेशान हो रहा था। वो बार बार अपने भैया का कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन रूबल चौधरी का कॉल नहीं लग रहा था। ये देखकर युग थोड़ी सी टेंशन में आ गया। इधर अमन आयशा को घर पर ड्रॉप करके अपने घर की ओर मुड़ गया था और थोड़ी देर बाद वो खुद भी घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने ना तो किसी से बात की और ना ही किसी से कुछ कहा। वो सीधे आकर अपने कमरे में बैठ गया और उसे आज प्राची का बिहेवियर बहुत परेशान कर रहा था। प्राची ने उसे कैसे जवाब दिया, वैसे उसे प्राची से उम्मीद भी नहीं थी। उसे तो यही लगता था कि प्राची चुप रहती है और अमन के सामने अपना मुंह नहीं खोलती है, लेकिन आज जिस तरीके से प्राची ने अमन को सबके सामने जवाब दिया, उसने अमन को बहुत परेशान कर दिया। अमन अभी ये सारी बातें सोच ही रहा था, इतने में उसकी बहन रीमा उसके पास आकर बोली, भैया भैया। जब रीमा ने दो आवाज लगाई तो अमन ने कदम चौंक कर उसकी ओर देखकर कहा, हाँ रीमा बोलो, कहाँ खोए थे आप? रीमा ने मजाक में कहा। कहीं भी तो नहीं, अमन ने ऐड कर जवाब दिया। कहीं तो? कहीं आपको किसी पुराने इंसान की याद तो नहीं आ रही है? हाँ, कोई ऐसा जो आपका बहुत खास हो? रीमा ने ये सवाल किया तो अमन एकदम ऊंची आवाज में बोला, क्या मजाक करती रहती हो तुम? हाँ, फालतू की बातें मत किया करो, बोलो क्या काम है? अमन को ऐसे चिल्लाते देख रीमा चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में अमन का गुस्सा शांत हुआ तो वो रीमा को आवाज लगाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। कहाँ हो तुम? अमन ने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी चाची उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अमन, क्यों रीमा को बुला रहे हो? अरे चाची, रीमा गई कहाँ? अमन ने उनकी ओर देखकर कहा, पता नहीं, शायद उसकी कोई दोस्त के घर गई होगी वो। हाँ,
अमन की चाची ने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास आई थी वो। हाँ, पता नहीं, जब तुम्हारे पास से लौटी तो बोली मुझे अपनी किसी फ्रेंड के घर जाना है और वहीं चली गई। अमन की चाची ने जवाब दिया, ठीक है। ये कहकर अमन वापस अपने कमरे में चला गया। युग रूबल चौधरी का फोन ना लगने की वजह से काफी परेशान था। वो बार बार रूबल चौधरी को फोन लगा रहा था, लेकिन रूबल चौधरी का कॉल नहीं लग रहा था। ये बात युग को हैरान कर रही थी। युग थोड़ी देर बाद अपनी भाभी के पास जाकर बोला, भाभी, आपकी भैया से बात हुई क्या? नहीं देवर जी, कब से फोन लगा रही हूँ, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं वो। पर मेरी फोन से तो उनका फोन ही नहीं लग रहा, युग ने हैरानी से कहा। हाँ, फोन तो मेरे से भी नहीं लग रहा, पर शुरू में 1-2 बार रिंग जरूर गई थी, तब उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया। मुझे तो काफी टेंशन हो रही है। स्मिता ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, पर भाभी, भैया ने कुछ तो कहा होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। नहीं देवर जी, मैंने उनसे कई बार पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस इतना कह दिया कल तक लौट आऊंगा। युग ने भाभी की बात सुनकर फिर से रूबल चौधरी का फोन ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लगा। तो युग गुस्से में फोन बेड पर पटक कर एक साइड में खड़ा खड़ा कुछ सोचने लगा। प्राची, मधु, रूही और आरव एक साथ हॉल में बैठकर निखिल के ऑफिस से लौटने का वेट कर रहे थे, ताकि वो लोग निखिल के आने के बाद डिनर कर सके। पर निखिल भी रूबल चौधरी के साथ किसी मीटिंग में गया था, क्योंकि वो रूबल चौधरी की ही कंपनी में काम करता था। जब निखिल काफी टाइम तक नहीं आया तो आरव ने युग को फोन लगाकर कहा, हेलो, रूबल चौधरी कंपनी से लौट आए क्या? नहीं तो। अरे भैया तो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो क्या निखिल भी उनके साथ है क्या? हाँ, आरव ने पूछा। अब आगे क्या होगा? ये दोनों गए तो गए कहाँ? इनकी टेंशन करना भी बिल्कुल लाजमी है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे अगले एपिसोड में पता चलेंगी।